हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग 22 सितंबर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। टोटल आज 55 सवाल है, 75 में से 55 सवाल है। इनमें से भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है कि सवाल क्या पूछा गया था, लेकिन हाँ टॉपिक पता है। तो अगर टॉपिक पता है तो हम लोग उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे को कवर कर लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था। क्योंकि सवाल जो है वो आपके 10th से ही आने हैं। लगभग सारे ही सवाल जो है रिपीट ही हो रहे हैं, एक ना एक बार तो रिपीट हो ही रहा है। तो काफ़ी सारे सवाल जो है विज्ञान के अंदर रिपीट हो रहे हैं और सेम टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। तो हम लोग उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं, उन सबको कवर कर लेंगे ताकि उस टॉपिक से दोबारा अगर घुमा फिरा करके भी सवाल आए तो आपसे बन जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। 2 दिनों तक मैंने वीडियो नहीं, आई थिंक 3 दिन हो चुका है, 2 या 3 दिन हो चुका है वीडियो डाले हुए। मैं बीमार पड़ गया था अचानक से, मुझे काफ़ी तेज़ बुखार लग गया था, इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम का उपयोग कर क्या ज्ञात किया जाता है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, एक तो आपने पढ़ा होगा वाम हस्त नियम, जिससे हम लोग बल की दिशा निकालते हैं। यह दक्षिण हस्त नियम, इसके उपयोग से क्या निकालते हैं? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है इससे, है ना। देखिए, दाहिने हाथ के 3 उंगली जो है, अंगूठा, तर्जनी उंगली और बीच वाली उंगली, इन सब को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के लंबवत रखते हैं। अंगूठा रखते हैं चालक की गति की दिशा में, तर्जनी उंगली को रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जो ये बीच वाली उंगली होती है ये हमें चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बता देती है। एक तार की लंबाई 0.1 मीटर, 0.2 मीटर, 0.5 मीटर है। एक तार की लंबाई, ये 3 कैसे हो सकती है? 3 तार यहाँ पर होने चाहिए, 3 तार, है ना। 3 तार की लंबाई 0.1 मीटर, 0.2 मीटर, 0.5 मीटर है। यदि प्रतिरोधकता और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? मतलब 3 जो तार है सब सेम ही मटेरियल का है। मान लो तीनों जो है एल्यूमिनियम वायर है या फिर कॉपर वायर है, इस तरह से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ये सब में समान है, बस लंबाई में परिवर्तन है। तो R = ρl/a होता है। ये हमारा कांस्टेंट हो चुका है, ये हमारा कांस्टेंट हो चुका है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के है, यानी कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है। तो जो रेशियो हमारे पास लंबाई का निकल करके आएगा वही रेशियो प्रतिरोध का हो जाएगा। लंबाई का रेशियो क्या मिलेगा यहाँ से? 1:2:5 मिलेगा ना, तो प्रतिरोध का भी रेशियो यही हो जाएगा। एक प्रकाश किरण द्रव के सतह पर वायु से 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि अपवर्तन के बाद यह अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो द्रव का अपवर्तनांक क्या है? तो एक तरफ वायु है, दूसरी तरफ द्रव है। इधर एयर है जिसका अपवर्तनांक आपको पता ही है कि 1 होता है, और इधर कोई लिक्विड है, इसका अपवर्तनांक हमें चाहिए। मान लिया मैंने इसका अपवर्तनांक म्यू है। एक अभिलंब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये हम लोगों ने अभिलंब को ड्रॉ किया। ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, एंगल कितना है? 60 डिग्री, और ऐसे अपवर्तित हो गई, एंगल कितना है? 45 डिग्री। हमें ये म्यू चाहिए, इसके लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे। न्यूमेरिकल बनाते समय स्नेल्स का नियम को हमेशा निम्न तरीके से लगाएं। कैसे लगाएंगे? एक माध्यम का अपवर्तनांक गुने इस माध्यम में आपतन कोण का साइन। तो हमारे पास एक माध्यम एयर है, इसका अपवर्तनांक 1 है, और इस माध्यम में अपवर्तनांक 60 डिग्री है, तो इसका हम साइन ले लेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक नहीं पता है, हमें यही निकालना है, तो हमने इसे म्यू माना है। इस माध्यम में अपवर्तन कोण का साइन, यानी कि साइन 45 डिग्री। यहाँ से म्यू आएगा हमारा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री। ये हमारा देखना आएगा √6/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.22 आपका आंसर आएगा। कोई प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो वह कहाँ से गुजरेगी, यानी अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? उत्तल लेंस कहाँ पर है? ये है, ये है और ये है। देखते हैं इन सब में क्या है। यहाँ पर देखो तो जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हुई है उत्तल लेंस पर। अपवर्तन के बाद देखो ये फोकस से होकर के जा रही है। लेंस के केस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, F1 F2, एक लेंस के सामने एक लेंस के पीछे।
तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। इसके ठीक उल्टा अगर आप प्रकाश को भेजो, यानी कि फोकस से होकर के प्रकाश को आपतित करवाओ उत्तल लेंस पर, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। मतलब आप चाहो तो यहाँ पर इस डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम हमारा आंसर हो जाए। आंसर जो आएगा वो हमारा सही आएगा। मतलब हम मुख्य फोकस से होकर के प्रकाश की किरण को भेजेंगे, अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस से ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जब हम प्रकाश की किरण को प्रकाशीय के केंद्र से होकर के भेजते हैं तो कोई अपवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए सही है। यहाँ पर देखो कहीं पर भी कोई अपवर्तन आपको नहीं दिखलाया गया है। अगर हम प्रकाशीय के केंद्र से प्रकाश की किरण को भेजें तो कोई अपवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। जो प्रकाश की किरण है वो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर हम मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल लेंस पर आपतित करवाएं प्रकाश की किरण को तो क्या होगा? तो ऐसा प्रतीत होगा कि जो अपवर्तित किरण है वो मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, फोकस से होकर के प्रकाश की किरण नहीं जा रही है अपवर्तन के बाद। हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस से आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से आ रही है। यहाँ आ जाओ, अगर प्रकाश की किरण को हम इस प्रकार से भेजें जैसे कि वो फोकस से होकर के जा रही है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। हम प्रकाश की किरण को ऐसे भेज रहे हैं जैसे कि ये फोकस से होकर के जाएगी तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। इंद्रधनुष के बनने में कौन सी प्रकाशिक घटना या घटनाएं होती है? इंद्रधनुष के बनने में 3 घटनाएं होती है, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष के बनने में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। इंद्रधनुष के बनने में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। जो इंद्रधनुष है यह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। और ये जो अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण ये किसके द्वारा किया जाता है? जो सूक्ष्म बूंदें होती है वायुमंडल में उसके द्वारा। यानी ये जो सूक्ष्म बूंदें हैं ना, ये प्रिज्म की भांति कार्य करती है। इसी से अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अपवर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है और विक्षेपण होता है। यदि तार की लंबाई 2 गुना और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 गुना कर दिया जाए तो अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो R = ρl/a होता है। जो R है हमारा वो L के समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रम अनुपाती है। तो अगर हम तार के लंबाई को 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, और अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 गुना कर दें तो प्रतिरोध पहले का 1/5 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा संबंध है। यानी जो R है वो पहले का 2/5 हो जाएगा, पहले का 2/5 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध यहाँ पर लिख लेना, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो जो प्रतिरोधकता है केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। चालक के लंबाई और मोटाई यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से कोई संबंध नहीं है प्रतिरोधकता का। विभवांतर 20 वोल्ट, प्रतिरोध 10 ओम और समय 10 सेकंड है, तो ऊष्मा क्या होगा? तो H = I²RT। एक तो फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है। हमारे केस में V पता है तो चलो हम यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। 20 × 20 बट्टे में R हमारा 10 है, समय हमारा 10 है, 10 से 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 400 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। समान पदार्थ से बने 2 अलग अलग तारों के लंबाई का अनुपात ये है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात ये है, प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? 2 अलग अलग तार है लेकिन समान पदार्थ से बने हैं। समान पदार्थ से बने हैं मतलब या तो वो कॉपर वायर हो सकता है, दोनों अलग अलग तार जो है कॉपर का ही हो, एल्युमिनियम का ही हो, सेम मटेरियल का हो। मतलब जो रो है, जो प्रतिरोधकता है, ये हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट है। तो R = ρl/a, ये हमारा कांस्टेंट है दोनों अलग अलग तारों के लिए। यानी जो R है वो समानुपाती है L/a के। तो इससे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं कि R1/R2 = L1/L2 इंटू में A2/A1। यहाँ L1/L2 है, यहाँ A2/A1 है, क्योंकि उल्टा संबंध है।
L1/L2 का हमें वैल्यू यहाँ पर है दिया गया 1/9 इंटू में A2/A1। यहाँ पर A1/A2 का रेशियो है, हमें यहाँ पर A2/A1 का रेशियो चाहिए, तो 16/9 हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/81, 16/81। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 600 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश प्रिज्म से बाहर निकलता है। किस प्रकाश का अपवर्तन अधिक है? यहाँ देखो, ये विबग्योर है, यहाँ पर G छूट गया है, G यानी कि ग्रीन के लिए विबग्योर। जब हम V से R की तरफ जाएंगे, यानी कि बैंगनी रंग से हम लाल रंग की तरफ जाएंगे, तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करता है तो म्यू डिक्रीज कर जाएगा और जो विचलन है ये भी कम हो जाएगा। मतलब विचलन और अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य के साथ विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है। यहाँ पर सही कर देना, किस प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक है, ये गलत हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तनांक थोड़ी ना होता है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। किस प्रकाश के लिए, है ना, किस प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक है, ये सवाल एक्चुअल में पूछा गया होगा। प्रकाश का अपवर्तनांक नहीं होता है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसके लिए माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाएगा और उसका विचलन भी कम होगा। हमसे पूछा है कि अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए, मतलब ये देख लो किसका वेवलेंथ कम है, तो 400 नैनोमीटर वाला के कम है, तो 400 नैनोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये रिलेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो डेल्टा है ना, ये विचलन है। देखो, लाल रंग के प्रकाश का विचलन जो है सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है। प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है जिसका अपवर्तनांक 1.45 है। यदि आपतन कोण 22 डिग्री है, अपवर्तन कोण क्या होगा? साइन 22 डिग्री का मान जो है ये है। स्नेल्स लॉ यहाँ पर लगाते हैं। जो प्रकाश की किरण है वो वायु से कांच में जा रही है, तो वायु का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा और वायु का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा और वायु में आपतन कोण 22 डिग्री। वायु से कांच में प्रकाश की किरण जा रही है तो आपतन कोण जो है अभिलंब के साथ वायु में ही बनने वाली है ना, तो साइन 22 डिग्री बराबर कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.45 इंटू अपवर्तन कोण जो है ये कांच के अंदर बनेगा, कांच में बनेगा अभिलंब के साथ। जो हमें नहीं पता है हमें वही निकालना है, तो मान लो ये अपवर्तन कोण जो है वो R है, तो साइन R हो जाएगा। यहाँ से साइन R बराबर हो जाएगा हमारा साइन 22 डिग्री बट्टे में 1.45, यही होगा। साइन 22 डिग्री का मान जो है 0.37 है, डिवाइडेड बाई 1.45 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो है 0.255 आएगा, तो यहाँ से R हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 0.255। अब एक्चुअल में जो एंगल है वो 22 डिग्री दिया गया था या फिर कुछ और दिया गया था, ये मुझे नहीं पता है। जो मुझे मालूम पड़ा है उसके हिसाब से 22 डिग्री दिया गया था। तो अगर 22 डिग्री दिया गया था तो जो अपवर्तन कोण निकल करके आएगा वो ये आएगा। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है को पर्दे से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु दूरी क्या होगी? एक पर्दा है, ये लो एक पर्दा है, ये पर्दा है। इस पर्दे से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण को रखा गया है। ये अवतल दर्पण है। ये जो दूरी है ये है 35 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो ये -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है और जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो फोकस दूरी R/2 से -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए सवाल में ये बोला गया है कि हमें पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा। यानी प्रतिबिंब हमें इस पर्दे पर चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी भी 35 सेंटीमीटर है। जो प्रतिबिंब दूरी है वो 35 सेंटीमीटर है।
तो 35 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिखा। अब साइन हम लोग क्या लेंगे? साइन हम लोग ऋणात्मक लेंगे, सीधी सी बात है, ऋणात्मक लेंगे। दर्पण के सामने मापी गई दूरी, दर्पण के सामने मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। दर्पण के सामने मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण के पीछे अगर आप दूरी मापोगे तो उसे हम धनात्मक लेंगे। तो पर्दा है 35 सेंटीमीटर की दूरी पर, पर्दे पर प्रतिबिंब चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, यानी कि प्रतिबिंब दूरी 35 सेंटीमीटर, हम साइन लेंगे नेगेटिव। एफ हमारे पास है -10 सेंटीमीटर, यू हमें चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो यू है वो आप हमेशा ऋणात्मक लेंगे। तो देखना यहाँ पर जो u निकल करके आएगा ना, वो ऋणात्मक ही निकल करके आएगा। अब हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, 1/f = 1/v + 1/u। f हमारे पास जो है -10 सेंटीमीटर है, तो ये -1/10 हो जाएगा, बराबर ये -1/35 हो जाएगा, प्लस 1/u हो जाएगा। यहाँ से 1/u बराबर हो जाएगा 1/35 - 1/10। इन दोनों का जो एलसीएम निकल करके आएगा वो 70 आएगा, तो 2 - 7 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। तो -5/70। तो 1/u का मान आया है हमारे पास -5/70, यानी कि -1/14। तो यहाँ से u आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। देखो u का मान ऋणात्मक यहाँ पर निकल करके आया है। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस दूरी हमारा मान लो ये है 10 सेंटीमीटर पे, ये हमारा f है, तो यहाँ पर वस्तु को रखा गया होगा। तो 14 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर। किसी वस्तु का 2 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस बार हमें आवर्धन दिया गया है कि 2 है, आवर्धन 2 है, 1 से बड़ा है, मतलब जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 2 गुना है। आवर्धन 2 है, मतलब जो प्रतिबिंब का साइज है वो वस्तु के साइज का 2 गुना है। अब m का मान हम क्या लें? यहाँ पर m का मान हम ऋणात्मक ले या धनात्मक ले, क्या लें? यहाँ बोल रखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब यानी कि m का मान माइनस में होगा। ये चीज़ मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में कि अगर m का मान जो है 1 से बड़ा हो, मतलब वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है साइज में बड़ा है। अगर m का मान जो है 1 से छोटा है, मतलब प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से छोटा है। अगर m का मान जो है 1 के बराबर है, मतलब प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर है। m का मान अगर पॉजिटिव में है, मतलब जो वस्तु है वो आभासी है, सीधा है, सॉरी प्रतिबिंब जो है आभासी है, सीधा है। m का मान अगर नेगेटिव है, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब है, मतलब m हम नेगेटिव लेंगे। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, मतलब जो फोकस दूरी है वो -20 सेंटीमीटर है। यहाँ से देखो 1/f = 1/v + 1/u। हमें f पता है, ना तो हमें v पता है, ना ही हमें u पता है। हमें चाहिए क्या? वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए? हमें u चाहिए। तो चलो m दिया हुआ है, तो m बराबर -v/u होता है दर्पण के लिए। m हमारा -2 है, -v/u, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ से v हमारा 2u निकल करके आएगा। इस वाले फॉर्मूले में v के स्थान पर हम 2u पुट करेंगे, तो ये हमारा -1/20 हो जाएगा। फोकल लेंथ का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। v के स्थान पर हम 2u डालेंगे, प्लस 1/u हो जाएगा। ये बराबर हमारा हो जाएगा 2u, ये 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि 3/2u। तो 3/2u बराबर -1/20। यहाँ से हमारा जो u हो जाएगा वो होगा -60/2 -30 सेंटीमीटर। यहाँ भी वस्तु दूरी ऋणात्मक निकल करके आई है। 30 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर। 3 समान प्रतिरोध के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि इनका समतुल्य प्रतिरोध 24 ओम है तो उनके अकेले का प्रतिरोध क्या होगा? 3 समान प्रतिरोध के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो मान लो कि R है, R है, R है, ये समान प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में लगाओगे तो R + R + R, तो 3R = 24, यही हमें दिया गया है। तो R = 8 ओम है ना, 8 ओम हमारा आंसर। जब एक वस्तु को फोकस से पहले रखा जाता है तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? यहाँ पर आपको
दर्पण के बारे में भी नहीं बताया गया है कि दर्पण कौन सा है, क्योंकि आवर्धित प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा ना। आवर्धित प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण में ही बन सकता है, उत्तल दर्पण में तो हमेशा छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण का तो यहाँ पर लफड़ा ही नहीं है, अवतल दर्पण है, ये क्रिस्टल क्लियर हमें मालूम पड़ चुका है। अब हमें आवर्धित प्रतिबिंब चाहिए लेकिन दर्पण के पीछे चाहिए। तो बस एक ही केस है ऐसा अवतल दर्पण के केस में कि आपको आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये आभासी और सीधा होगा जब आप वस्तु को रखोगे फोकस से पहले, यानी फोकस और पोल के बीच। 240 वोल्ट सप्लाई पर अगर 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 10 वाट का कितना बल्ब लगा सकते हैं। तो टोटल बल्बों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, टोटल पावर जो सप्लाई किया गया, टोटल पावर कितना है 240 गुने में 8, ये है P = V इंटू में I से बट्टे में एक बल्ब की जो शक्ति है, एक बल्ब की जो पावर है वो है 10। इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ पर ख़त्म, तो ये 192 हमारा आंसर निकल करके आएगा। यहाँ पर 1920 नहीं 192 होगा। डोबेराइनर के त्रिक पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। डोबेराइनर के त्रिक पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ये स्टेटमेंट देकर के आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये किसने दिया। ये केवल 3 ही त्रिक को प्राप्त कर पाए थे, वो ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी इसका जो द्रव्यमान होगा जब हम औसत लेंगे इन दोनों का तो इसके द्रव्यमान के बराबर आएगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन तीनों को रखा गया है द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। कैल्शियम का और बेरियम का, इन दोनों का द्रव्यमान का अगर हम औसत लें तो स्ट्रोंशियम के बराबर आएगा। ऐसे ही जो तीसरा त्रिक है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। किस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 यौगिक आयनों के आदान प्रदान से 2 नए यौगिक बनाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आमतौर पर ये अभिक्रिया विलयन में होते हैं और उत्पाद में से एक अवशेप अघुलनशील होने के कारण बाहर निकलता है। कोई भी अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील ठोस, जिसे अवशेप कहा जाता है, बनता है, जो घोल से अलग हो जाता है, उसे अवशेपन अभिक्रिया कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है वो अवशेपन अभिक्रिया भी होती है, क्योंकि उसमें एक अवशेप हमें मिल जाता है। लेकिन हर द्विविस्थापन अभिक्रिया अवशेपन अभिक्रिया नहीं होती है। मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो अवशेप मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, ज़्यादातर केस में जो आपको रिएक्शंस पढ़ने हैं उसमें आपको अवशेप देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देखो, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में रिएक्शन करवाया गया, ये दोनों का जलीय विलयन है, तो उसमें एक ठोस मिलता है बेरियम सल्फेट जो कि अघुलनशील होता है विलयन में। ये श्वेत रंग का ठोस है, अवशेप है। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो भी बेरियम सल्फेट का हमें श्वेत पीपीटी यानी कि श्वेत अवशेप मिलता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं आपस में, इन दोनों का विलयन लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत पीपीटी यहाँ पर मिलता है, श्वेत अवशेप मिलता है। कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर सल्फाइड का काले रंग का पीपीटी मिलता है। तो ये सारे क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये सारे द्विविस्थापन अभिक्रिया है और सारे के सारे अवशेपन अभिक्रिया भी है, क्योंकि सारे में हमें अवशेप मिल रहा है। अवशेप क्या होता है? अघुलनशील ठोस होता है। धावन सोडा पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। धावन सोडा या धोने का सोडा, ये इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बेकिंग सोडा को भी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है, धोने का सोडा को भी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट बोले तो Na2CO3 है ना, ये सोडियम कार्बोनेट है। इसी का हमने क्या किया? क्रिस्टलीकरण किया, यानी कि इसमें जल के क्रिस्टल जोड़े तो यहाँ पर हमें धावन सोडा मिला। और जो धावन सोडा है ये क्षारकीय लवण है, यानी कि बेसिक सॉल्ट है। जो बेकिंग सोडा होता है और जो ये धोने का सोडा होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये दोनों ही क्या होते हैं? बेसिक होते हैं और ये दोनों ही सॉल्ट है। बेसिक है इसका मतलब ये मत समझना कि ये क्षार है, ये लवण है लेकिन क्षारीय लवण है, यानी पीएच जो है इस लवण का 7 से ज़्यादा है। उपयोग के ऊपर काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। धोने के
सोडे के उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है, क्योंकि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग जल को उबालते हैं। आवर्त सारणी के समूह से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आवर्त सारणी में जब हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, ये हमारा टॉप है और ये हमारा बॉटम है। जब हम आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, कोषों की संख्या, धात्विक गुण ये सारे बढ़ते हैं। आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ये घटते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक गुण ये एक समान रहते हैं। लेकिन ये सामान्य जो है, ये जो ट्रेंड है ये जनरल ट्रेंड है, इसमें अपवाद की पूरी गुंजाइश है, यानी कि अपवाद इनमें हो सकते हैं। ये एक जनरल ट्रेंड है कि हाँ ऐसा होता है, एक्सेप्शन जो है जरूर देखने को मिलते हैं इन सभी में। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यहाँ देखो चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, चौक बोलते हैं। ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाएगा। ये एक वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊष्मा दी है तो इसे हम तापीय अपघटन बोल सकते हैं, तापीय वियोजन बोल सकते हैं, या फिर ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक हमारे पास अभिकारक होता है और वो टूटता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में। कीटोन क्रियात्मक समूह पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। तो देखो कीटोन है, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है C+O। जो भी इसके सदस्य होंगे, कीटोन परिवार के जो भी सदस्य होंगे, उनके नाम के अंत में ओन दिखेगा आपको, है ना? ऐसे आपको ओन दिखेगा, जैसे प्रोपेनॉन। देखो यहाँ पर ओन है ना लास्ट में, प्रोपेनॉन। इस प्रोपेनॉन को ना एसीटोन भी बोलते हैं। ये कीटोन फैमिली का पहला मेंबर है। इससे छोटा कोई मेंबर नहीं है, यानी इससे सरल कोई मेंबर नहीं है। ये कीटोन का सबसे पहला मेंबर है, सबसे छोटा मेंबर है, सबसे सरल मेंबर है। इसी को हम लोग एसीटोन बोलते हैं। तो एसीटोन का IUPAC नाम क्या है पूछ दे तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, या फिर बोल दे प्रोपेनॉन का सामान्य नाम क्या है तो एसीटोन हो जाएगा। तो सबसे सरल और सबसे छोटा कीटोन सदस्य प्रोपेनॉन है, इसी को एसीटोन बोलते हैं। एसीटोन जो होता है ये रंगहीन होता है, अत्यधिक वाष्पशील होता है, जैसे कि पेट्रोल भी वाष्पशील है, खुला छोड़ दो तो धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्वलनशील होता है, तीव्र गंध वाली होती है, जल में घुलनशील तरल है। ये मतलब जो एसीटोन है ये लिक्विड है, ये क्या है? लिक्विड है, रंगहीन है, वाष्पशील है, ज्वलनशील है, गंध होती है इसमें, और जल के साथ ये एसीटोन घुल जाता है। ऐसे ही वीडियो पॉज करके एक बार आप एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन, एल्काइन इन सब के बारे में पढ़ लो। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? अच्छा मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया हुआ है। रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। आपको याद है क्लोर अल्कली प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है कि NaCl का हम लोग जलीय विलयन लेते हैं, इससे करंट पास करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है NaOH, साथ में क्लोरीन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस। इसी क्लोरीन गैस को जब हम प्रवाहित करवाते हैं शुष्क बुझे हुए चूने से तो हमें मिल जाता है व्यंजक चूर्ण। फॉर्मूला ये है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। व्यंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, याद रखिएगा
जो विरंजक चूर्ण है इसका इस्तेमाल जो है ऑक्सीकारक के रूप में या फिर उपचायक के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी होता है, क्योंकि इसके पास देख लो ऑक्सीजन है, तो ये अपना ऑक्सीजन चिपका सकता है, किसी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, यानी कि कीटनाशक के रूप में जल के शुद्धिकरण में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके पास क्लोरीन है। इसीलिए ये उपचायक के रूप में इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है। ये कीटनाशक के रूप में इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके पास क्लोरीन है। सबसे कठोर प्राकृतिक अपरूप किसका होता है? हीरा का होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक अपरूप किसका होता है? कार्बन का होता है। यहाँ पर कार्बन होगा, हीरा नहीं। सबसे कठोर प्राकृतिक अपरूप किसका होता है? तो कार्बन का होता है। और ये कौन है? ये हीरा। कार्बन के अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्राफीन इत्यादि ये सारे। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसकी संरचना द्विआयामी होती है, यानी कि 2 डायमेंशनल होती है। इसका उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में किया जाता है। हीरा की संरचना त्रिआयामी होती है, यानी कि 3 डायमेंशनल होती है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका अपवर्तनांक 2.42 है, जबकि इसका क्रांतिक कोण जो है लगभग 24 डिग्री है। फ्लोरीन की संरचना फुटबॉल जैसी होती है और इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे प्राप्त किया जा सकता है? अभी जस्ट मैंने आपसे कहा, लिख करके मैंने आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड का हम जलीय विलयन लेंगे, उससे करंट पास करवाएंगे तो क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। तो सोडियम क्लोराइड हम यहाँ पर आंसर देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें जो उत्पाद हमें मिलता है उसमें क्लोरीन होता है। तो यहाँ से क्लोर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया हम इसे बोलते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। इसी क्लोरीन के इस्तेमाल से विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित प्रश्न, हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस का अर्थ वातावरण की उन गैसों से है जो प्राकृतिक और मानव जनित दोनों होती है। ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी जाने वाली अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है एवं पुनः छोड़ती है, हमारे वायुमंडल में पुनः छोड़ती है, जिससे पृथ्वी का ताप गर्म और रहने योग्य बना रहता है, जिसे हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अगर ग्रीन हाउस गैस की मात्रा अधिक हो जाए तो पृथ्वी का ताप 0 से ज़्यादा बढ़ जाएगा और प्राणियों पर विपरीत प्रभाव डालेगा। इसे वैश्विक तापन कहेंगे। ग्रीन हाउस गैस कौन से हैं? ये एग्जाम में बहुत सवाल आता है। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेनली तो यही दोनों हैं। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, इसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ये सारे आपको याद रखने होंगे, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि विभवांतर 10 वोल्ट, धारा 2 एम्पियर और समय 10 सेकंड है तो ऊष्मा कितनी उत्सर्जित होगी? हमें यहाँ पर देखो प्रतिरोध नहीं दिया गया है, जबकि आप जानते हो ऊष्मा बराबर होता है I² RT। एक तो ये होता है V² बाई R इंटू में T भी हम लगाए हैं, तो यहाँ पर हमें R चाहिए तो हम R निकाल लेते हैं। R = V/I होता है। V का मान हमारे पास 10 है, I का मान 2 है, तो यहाँ से 5 ओम हमारा R निकल करके आ जाएगा। अब किसी भी फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूले में आंसर एक ही आएगा। 2 का स्क्वायर, यहाँ हम I की जगह पर 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, R का मान 5 है, T का मान 10 है, तो ये 200 जूल हमारा आंसर निकल करके आएगा। अब यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड और यह सल्फ्यूरिक एसिड, किस तरह की अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अगर अभिक्रिया होती है तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि ये एक प्रबल क्षार है, ये एक प्रबल अम्ल है। जब अभिक्रिया होगा तो लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। ये सोडियम सल्फेट है, ये वाटर है, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण है, ये जल है। तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम का वायु में जलना, मैग्नीशियम का वायु में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मैग्नीशियम जब वायु में जलता है तो ये वाली अभिक्रिया होती है। इसमें देखो मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीकरण, मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीकरण, मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीकरण क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 है तो यहाँ पर -2 है।
यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -2 है। मैग्नीशियम का यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +2 है। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिसका ऑक्सीकरण संख्या घट जाए उसका अवकरण हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण मैग्नीशियम का हो रहा है, अवकरण ऑक्सीजन का हो रहा है। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। और साथ में आप जानते हो ये संयोजन अभिक्रिया भी है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से ज़्यादा अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक मात्र उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है, वायु में जलाया जाता है, तो यह चमकदार सफ़ेद लौ से जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में आंशिक रूप से घुलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण का क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है। ये हम जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं आवर्त सारणी में, तो परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, कोशों की संख्या, धात्विक गुण ये सारे बढ़ते हैं। आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि, विद्युत ऋणात्मकता ये सब घटते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, रासायनिक गुण ये एक समान रहते हैं। नोट पे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये सामान्य ट्रेंड है, अपवाद की पूरी गुंजाइश है। यानी कि अपवाद इनमें देखने को मिल सकता है, मिलता ही है, मिल सकता क्या है, मिलता है। आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये जनरल ट्रेंड है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार रखा? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। आवर्त सारणी का जनक जो है मेंडलीव कहे जाते हैं और इनकी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने दिया जो कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित, गलत हो जाएगा, परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कुछ बातें हैं यहाँ पर। कुल 118 तत्व है आवर्त सारणी में, जिसमें कि 94 प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त 18 समूह है। जनक मोसले हैं। क्षारीय धातु में ये सारे आते हैं। जो द्वितीय समूह है उसे हम क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, उनमें ये सारे आते हैं। समूह 17 वाले को हाइड्रोजन तत्व बोलते हैं, उनमें ये सारे आते हैं। समूह 18 वाले को हम लोग अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस बोलते हैं, उनमें ये सारे आते हैं। कार्बन कौन सा बंध बनाता है? कार्बन सह संयोजक बंध बनाता है। कार्बन समूह 14 का तत्व है, इसकी संयोजकता 4 है। इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 है। कार्बन अन्य कार्बन परमाणु या दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के साथ सह संयोजक बंध बनाता है और इस बंध से बने यौगिक को सह संयोजक यौगिक कहते हैं। सह संयोजक यौगिक का क्वथनांक और गलनांक आयनिक यौगिक की तुलना में कम होते हैं। यहाँ पर देख लो कुछ यौगिक दिए गए हैं। कार्बनिक यौगिक है, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मेथेन। इन सब का यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक दिया गया है। आपके एग्जाम में गलनांक और क्वथनांक यहाँ से पूछा जा सकता है। एग्जैक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कितना होता है, हाँ ऑर्डर दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। इस तरह से आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाएं, या 4 ऑप्शंस में दिए होंगे, उनमें से कौन सही है ये आपको बताना होगा। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये टेबल जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, तो वीडियो पॉज करके क्या करना है, आपको इन सब को पढ़ना है एक बार, ठीक है। बेकिंग सोडा का ये उपयोग है। वीडियो पॉज कीजिए और एक बार खुद से पढ़िए। हम लोगों ने इस पर पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात किया हुआ है। न्यूलैंड के द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण में कुल कितने तत्व मौजूद थे? 56 तत्व मौजूद थे। पहला तत्व हाइड्रोजन था, अंतिम तत्व यानी कि 56वां तत्व थोरियम था। अष्टक नियम की सीमाएं। अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी? न्यूलैंड ने जो अपना अष्टक नियम दिया उसकी क्या कमियां थी, यही हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला तो ये कि जो अष्टक सिद्धांत है केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। दूसरा, न्यूलैंड ने कल्पना की कि नेचर में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है। भविष्य में हमें कुछ अन्य तत्व भी मिले जिनके गुणधर्म जो है अष्टक नियम सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तो ये दूसरी कमी है। तीसरी कमी, कोबाल्ट और निकल को जो कि आप जानते हो भारी धातु है, उसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन जो कि हैलोजन तत्व है, गैस है, इन सब के साथ रख दिया। कोबाल्ट और निकल को किसके साथ होना चाहिए था? आयरन के साथ होना चाहिए था, लोहा के साथ होना चाहिए था। तो लोहा को कोबाल्ट निकल से इन्होंने अलग कर दिया और कोबाल्ट निकल को डाल दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ, अधातु के साथ। तो ये कमी थी, ये तीसरी कमी थी। केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक साबित होता है इनका अष्टक नियम, केवल हल्के तत्वों के लिए ही। तो ये चौथी कमी है। नोबल गैस की खोज के बाद अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया, मतलब पूरी तरह से फेल हो गया। तो ये कुछ कमियां थी। किसी अभिक्रिया में
AQ क्या दर्शाता है? जैसे यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर उत्पाद के रूप में बना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखो S लिखा हुआ है, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर ठोस अवस्था में है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, कली चूना है, बुझा हुआ चूना नहीं, ये बुझा हुआ चूना नहीं होगा, यहाँ पर ये बिना बुझा हुआ चूना होगा। बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये NCERT का कटआउट है, बुझा हुआ चूना नहीं होगा, बिना बुझा हुआ चूना होगा या फिर कली चूना होगा। इसके ब्रैकेट में, इसके बगल में भी देखो ऐसे सॉलिड लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है मतलब ये सॉलिड है, ठोस है। जिसके बगल में G लिखा हो तो गैस है, AQ लिखा हो मतलब जलीय है ना, जलीय। जैसे NaCl, इसके बगल में मैं अगर AQ लिख दूँ मतलब ये नमक है जो जल में घुला हुआ है, तो नमक जल का जलीय विलयन है, इसका मतलब ये हुआ। S है तो ठोस है, G है तो गैस है, L है तो द्रव है। ये I नहीं है, ये L है। हमसे AQ के बारे में पूछा था तो एक्वस हो जाएगा, यानी कि जलीय। संयोजन अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। याद रखिएगा, एक पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। 2 पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ भी 2 पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ यहाँ पर बना रहे हैं, तो ये दोनों ही है संयोजन अभिक्रिया। हाइड्रोजन क्या है? तो जो विकल्प दिया हुआ था उसके हिसाब से द्विपरमाणविक हमारा आंसर होता। जो हाइड्रोजन है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। नाम जो है हाइड्रोजन ये लेवोजियर ने दिया था। इनके समस्थानिक 3 हैं, प्रोटियम जिसे हम लोग आमतौर पर हाइड्रोजन बोलते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ट्रिटियम जो समस्थानिक है वो रेडियोधर्मी है। भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है, D का मतलब यहाँ पर ड्यूटेरियम से है। द्रव्यमान इसका 20 होता है। कौन वायु के संपर्क में आने पर उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है? तो यह है कॉपर। संक्षारण के उदाहरण। संक्षारण के उदाहरण, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्फर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। सिल्वर की वस्तुएं काली क्यों पड़ जाती है? क्योंकि सिल्वर जो है वायु में जो सल्फर है उसके साथ अभिक्रिया करता है और उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। इसी सिल्वर सल्फाइड परत चढ़ जाने के कारण सिल्वर की वस्तुएं काली पड़ जाती है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह पर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कॉपर की जो रंग है वो भूरे रंग की होती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। कॉपर कार्बोनेट, यहीं से आपका प्रश्न पूछा गया था, ये वाला। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। ये तो आप जानते हो। गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? जल विद्युत ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जैव द्रव्यमान ऊर्जा है यानी कि बायोमास एनर्जी, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। ये सारे जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। घ्राण सूचक संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ये वो सूचक होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। घ्राण सूचक मतलब ये वो सूचक होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। उदाहरण के लिए प्याज, लौंग, वेनिला, ये सारे घ्राण सूचक होते हैं। मानव हृदय पर चित्र आधारित प्रश्न था। मानव हृदय का चित्र दे करके प्रश्न पूछा गया था। तो आप जानते हो मानव हृदय में जो होते हैं 4 कक्ष होते हैं। ये दायां निलय है, ये दायां अलिंद है, 2 कक्ष, बायां अलिंद है, बायां निलय है, तो टोटल 4 कक्ष। पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष। हमारे शरीर के ऊपर वाले हिस्से से जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त यहाँ कहने का मतलब है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो शरीर के ऊपर वाले हिस्से से जो अशुद्ध रक्त होता है वो ऊपरी, वो महाशिरा जो है वो लेकर के आती है दायां अलिंद में। शरीर के नीचे वाले हिस्से से जो अशुद्ध रक्त है वो लेकर के आती है महाशिरा दायां अलिंद में। दायां अलिंद के बाद जो रक्त है ये आएगा दायां निलय में। दायां निलय से ये रक्त जाएगा कहाँ? लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान होगा। ऑक्सीजन जो है भर दिया जाएगा ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया जाएगा। यानी अब जो ब्लड है जो फेफड़ों से यहाँ पर आने वाला है वो शुद्ध है। ये शुद्ध जो रक्त है ये पहुँचेगा बायां अलिंद में, ये पहुँचेगा बायां अलिंद में और लेकर के कौन आएगा? ये
फुफ्फुस शिराएं। लेकर के कौन गया था इस दायां निलय से? फुफ्फुस धमनियां। लेकर के कौन आई? फुफ्फुस शिराएं। बायां अलिंद में, बायां अलिंद से जो रक्त है वो बायां निलय में आएगा। उसके बाद महाधमनी यानी कि एओटा, ये है एओटा। एओटा में ब्लड जो है जाएगा, उसके बाद पूरे बॉडी में जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर दिखलाया गया है कि जो अशुद्ध रक्त है वो पहले इस वाले में दायां अलिंद में आता है, दायां अलिंद से दायां निलय में आता है। दायां निलय के बाद जो फुफ्फुस धमनी होती है इसे लंग्स में लेकर के जाती है। लंग्स में गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया जाता है, ऑक्सीजन भर दिया जाता है। उसके बाद जो शुद्ध रक्त होता है उससे फुफ्फुसीय शिरा जो है ये बाएं अलिंद में लेकर के आती है। बाएं अलिंद से ब्लड जो है ये बायां निलय में आता है और उसके बाद जो धमनी होती है वो शरीर के विभिन्न भागों में इस रक्त को पहुंचा देती है। एड्स पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पता 1981 में सबसे पहली बार अमेरिका में चला था। भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में चेन्नई में मिला था। विषाणु जो है जो एड्स करता है वो है HIV। फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जो HIV है एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, ssRNA वायरस है। HIV एक रेट्रो वायरस है, यानी ये अपने RNA को DNA में बदल सकता है। ये RNA वायरस है ना, और क्योंकि ये रेट्रो वायरस है मतलब ये अपने RNA को DNA में बदल सकता है। एड्स एक यौन संचारित बीमारी है। संक्रमित व्यक्ति में HIV अधिक मात्रा में होते हैं, यानी जो वायरस है HIV ये अधिक मात्रा में होते हैं रक्त में, लसिका में, वीर्य में, योनि तरल में। जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके अंदर इन सब में जो है HIV अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। HIV फैलने के रास्ते: यौन संबंध बनाने से, रक्त या रक्त उत्पाद। रक्त उत्पाद कहने का मतलब प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं, प्रोटीन इत्यादि, इन सब से। संक्रमित माँ से बच्चों में भी एड्स जो है या फिर बोल दो जो HIV है ये फैल सकता है। ट्रांस प्लेसेंटल संचरण हम इसे बोलते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू। उसके बाद मच्छर के काटने से, हाथ मिलाने से, गले लगने से, खांसने, छींकने, पसीने से, साथ नहाने से HIV नहीं फैलता। चुम्मा लेने से भी नहीं फैलता है, किसिंग से भी नहीं फैलता है। लेकिन हाँ, अगर कोई इमरान हाशमी जैसा किसिंग करे तो ज़रूर फैल जाएगा। HIV उन्हीं कोशिकाओं को अटैक करता है जिसके पास CD4 रिसेप्टर है, जैसे कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट इसी पर खास करके अटैक करता है HIV। हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या करता है? ये बी लिम्फोसाइट की मदद करते हैं। जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स की मदद करते हैं एंटीबॉडी बनाने में। HIV संक्रमण से हेल्पर टी लिम्फोसाइट की संख्या घटने लगती है। अगर इसकी संख्या घटने लगेगी मतलब बी लिम्फोसाइट जो है ज़्यादा एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी, जिसके कारण एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाता और संक्रमित व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। परजीवी पादप कस्क्यूटा, आपको याद रखना है कस्क्यूटा, इसी को अमरबेल बोलते हैं हिंदी में। कीटभक्षी पादप भी होते हैं। ये तो परजीवी पादप है, ये कीटभक्षी पादप है। नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंपॉर्टेंट है यूट्रिकुलेरिया, जलीय है ये, ड्रोसेरा है, निपेंथिस है, ब्लेडर वर्ट या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप। किस जीव में एकल परिसंचरण तंत्र होता है? ये होता है मछली में। देखिए मछली, उभयचर, सरीसृप, ये सारे जो है ठंडे रक्त वाले प्राणी हैं, जबकि जो पक्षी और स्तनधारी है गर्म खून वाले प्राणी हैं। मछली के हृदय में 2 कक्ष है, उभयचर में 3 कक्ष है, सरीसृप में 3 कक्ष है, पक्षी में 4 कक्ष है, स्तनधारी में 4 कक्ष है। परिसंचरण की बात करें हम तो मछली में एकल परिसंचरण, उभयचर के अंदर दोहरी परिसंचरण तो होती है लेकिन ये अपूर्ण होती है। सरीसृप में भी दोहरी परिसंचरण होती है लेकिन अपूर्ण होती है। पक्षी और स्तनधारी के केस में पूर्ण रूप से दोहरी परिसंचरण होती है। मगरमच्छ जो है ये सरीसृप है, होने चाहिए थे इनके हृदय में 3 कक्ष लेकिन होते हैं 4 कक्ष। ये अपवाद है, ये ध्यान में रखिएगा। वसा का पाचन कहाँ पर होता है? वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। स्टार्च का आंशिक पाचन मुख गुहा में होता है, बाकी का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन अमाशय में होता है, बाकी का पाचन छोटी आंत में होता है। वसा को पित्तरस सबसे पहले पाइसीकरण करता है, उसके बाद छोटी आंत में इसका पाचन होता है। मुख गुहा में एंजाइम होता है टाइलिन, अमाशय में एंजाइम होता है पेप्सिन। टाइलिन जो है ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। छोटी आंत में अग्नाशय का एंजाइम
एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। याद रखिएगा ये छोटी आंत का एंजाइम नहीं है, ये अग्नाशय का एंजाइम है, लेकिन एक्ट करता है, अपना काम करता है छोटी आंत में आकर के। पित्त रस के पास कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। गर्भ में बच्चे के पोषण प्रदान के लिए कौन सी संरचना होती है? प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा के कार्य क्या क्या है देखो, माँ और बच्चे के बीच ये अवरोध के रूप में कार्य करता है। प्लेसेंटा माँ से बच्चे में ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ इत्यादि का सप्लाई करना, बच्चे से कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन, यानी बच्चे से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उत्सर्जी पदार्थ है, ये माँ के बॉडी में आ जाएंगे, और जो ऑक्सीजन है, पोषक पदार्थ है, ये माँ से इस बच्चे के बॉडी में आएंगे। जो प्लेसेंटा है ये जब तक रहता है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। यहाँ से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। और भी तरह के हार्मोन बनते हैं, मैंने यहाँ पर केवल रिलैक्सिन लिख दिया हुआ है, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस सुन लो आप एक बार, सुनने में क्या जाता है। यहाँ पर आप देखो ये बच्चा है, ये गर्भाशय के अंदर है, और ये है प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, ये है बच्चा। ये जो बच्चा है ये प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। मतलब मान लो माँ के बॉडी में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन प्लेसेंटा में आएगा, प्लेसेंटा के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए इस बच्चे के बॉडी में, इस बच्चे के बॉडी में मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होते हुए इस प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से फिर माँ के बॉडी में। इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चे और प्लेसेंटा के बीच अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। खरगोश, घोड़े इत्यादि शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत के सीकम और कोलोन में। देखिए शाकाहारी जो जानवर हैं जो केवल पादप खाते हैं, उनमें भी देखो दो तरह के हैं, खरगोश, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। जो खरगोश, घोड़ा है, इन सब में क्या होता है कि सेलुलोज का जो पाचन है वो इस वाले पार्ट में होता है, सीकम में, कोलोन में होता है। जो गाय, भैंस, बकरी इत्यादि ये सारे हैं, इनमें देखो मुख्य रूप से जो सेलुलोज का पाचन है वो र्यूमेन में होता है। र्यूमेन इनमें, इस वाले अमाशय में होता है। ये अमाशय है, ये अमाशय है, और लेकिन ये क्या है? ये आंत है। सीकम, कोलोन ये आंत का भाग है, जो जबकि ये र्यूमन जो है ये अमाशय का भाग है। तो इन सब में सेलुलोज का मुख्य रूप से पाचन जो है ये अमाशय में होता है, जबकि इन सब में क्या कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ये जानवर सेलुलोज को इसलिए पचा पाते हैं क्योंकि इनके आंत में अवायवीय जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज को तोड़ने वाले एंजाइम स्रावित करते हैं। मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा पाता इन जीवाणुओं की अनुपस्थिति के कारण, लेकिन सेलुलोज हमारे पाचन प्रक्रिया को आसान जरूर बनाता है। सेलुलोज को हम पचा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा पूरा आहार नाल है उसके रास्ते को समझो ये एकदम साफ करता है, क्लियर करता है, ताकि बाकी सारे जो भी फूड हैं वो आसानी से पास हो पाए। तो इसी सवाल में अगर मान लो आपसे गाय, भैंस, बकरी ये सब पूछ दें कि इनमें सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, तो एक विकल्प होगा र्यूमेन, जो कि अमाशय का ही पार्ट होता है। इन सब के अमाशय में 4 चैम्बर्स होते हैं, उनमें से जो मेन होता है वो र्यूमेन होता है, जिसमें अमाशय ये सेलुलोज का पाचन होता है। जाइलम का जीवित अवयव कौन सा है या कौन से हैं? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम के 4 अवयव होते हैं, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, उसके बाद जाइलम रेशे। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर सभी मृत होते हैं, केवल यही है जो जीवित है, बाकी सारे मृत हैं। पादपों में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है पैरेन्काइमा उत्तक। दिन के समय पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? दिन के समय पौधे उत्सर्जित करती है ऑक्सीजन गैस। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी उत्सर्जन होता है श्वसन प्रक्रिया द्वारा, लेकिन बहुत ही कम। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, यानी कि प्रकाश में होता है, जिसके कारण दिन में ऑक्सीजन गैस अधिक उत्सर्जित होती है। श्वसन की प्रक्रिया दिन और रात दोनों में होती है, लेकिन दिन में CO2 का उत्सर्जन बहुत ही कम होता है, क्योंकि CO2 का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में कर लिया जाता है, जबकि रात में इसका उत्सर्जन अधिक होता है, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो CO2 का इस्तेमाल रात में तो होगा नहीं। तो जो भी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी वो सारी की सारी रिलीज हो जाएगी। श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में उपस्थित सीलिया का क्या कार्य है? सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल कण और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में ये सीलिया मदद करती है। ये NCERT का कटआउट है, वीडियो पॉज करके एक बार इसको पढ़ लेना। मानव हृदय में सेप्टम क्या है? सेप्टम 2 कक्षों के बीच की दीवार है। सेप्टम देखो ये विभाजिका, इसी को सेप्टम कहा गया है। तो सेप्टम जो है 2 तरह के हैं। एक सेप्टम वो है जो दो निलय को अलग करेगा, ठीक है,
और एक सेप्टम वो है जो दो आलिंद को अलग करेगा। उसके बाद ये जो आलिंद और निलय होते हैं इनके बीच में वाल्व होता है, वाल्व, इनके बीच में वाल्व होता है। दो निलय के बीच में सेप्टम है ना, दो निलय के बीच में सेप्टम है, दो आलिंद के बीच में सेप्टम होता है और आलिंद और निलय के बीच में वाल्व होता है। कॉपर टी क्या है? यह एक कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी कि यूट्रस में इसको डाला जाता है, जिसे महिलाएं अपनी गर्भाशय में डालकर कुछ समय तक गर्भवती होने से वंचित रह सकती है। अर्थात यह गर्भ निरोध की एक यांत्रिक विधि है। यह गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस यानी कि ये शुक्राणुओं को मार गिराता है। शुक्राणुओं की गतिशीलता, शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को भी दबा देता है, जिसके कारण जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। ये आप देख सकते हो, ये पूरा गर्भाशय का पिक्चर दिखलाया गया है अंदर में और यहाँ पर कॉपर टी को डाला गया है। ये दिखने में बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन काफ़ी छोटा होता है। दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है इमेज में, लेकिन ये काफ़ी छोटा होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था गर्भ निरोध के तरीके, अस्थायी विधि, अस्थायी विधि, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ लेना एक बार फिर से। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।